नमस्कार दोस्तों, मैं नंदू सिंह आपका वाईफाई समर्पण चैनल में स्वागत करता हूं। जैसा कि हम हिंदी ग्रामर में वर्ण विचार पढ़ रहे थे और वर्ण विचार में हमने पहले अध्ययन किया था स्वरों का। आज हम वर्णों का वर्गीकरण करेंगे और ये वर्णों का जो वर्गीकरण है दो आधार पर किया जाता है, एक उच्चारण स्थान के आधार पे और दूसरा प्रयत्न के आधार पे। तो आज हम जो वर्णों का वर्गीकरण होगा वो उच्चारण स्थान के आधार पर होगा। इससे पहले यदि मैंने आपको व्यंजन है, स्वर है वो पढ़ाए थे, यदि आपने अभी तक वो वीडियोस नहीं देखे हैं तो आप डिस्क्रिप्शन में लिंक को प्रेस कीजिए या फिर चैनल के प्ले लिस्ट में जाइए जहाँ पर सभी वीडियो मिल जाएंगे। इसके साथ ही चैनल को आप सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन भी मिलता रहे। तो आइए आज हम अध्ययन करते हैं वर्णों का वर्गीकरण उच्चारण के आधार पर या उच्चारण स्थान के आधार पर बात करेंगे। उच्चारण स्थान के आधार पर, उच्चारण स्थान के आधार पर हम आज वर्णों का वर्गीकरण याद करेंगे। देखो, ये जो वर्गीकरण है इनमें से सबसे ज़्यादा सवाल पूछे जाते हैं। वर्ण विचार में से जो सवाल पूछे जाते हैं, एक तो पूछा जाता है संयुक्त स्वरों में से, संयुक्त जो व्यंजन है उनमें से पूछा जाता है, संयुक्त व्यंजन में से। और यदि दूसरा कोई सवाल पूछा जाता है तो उच्चारण स्थान पूछा जाता है, जैसे क का उच्चारण स्थान क्या है, ल का उच्चारण स्थान क्या है। तो आज हम बात करते हैं, ये देखिए आप। सबसे पहले अपन वर्णों का उच्चारण स्थान देखते हैं और ये वर्गीकरण कर रहे हैं। देखिए आप, सबसे पहले ले रहे हैं अ कु है विसर्जनीयानाम कंठ, विसर्जनीयानाम कंठ, अकु विसर्जनीयानाम कंठ। देखो, आपको एक साथ बोलना है लेकिन मैं इनको अलग अलग लिखूंगा। अ और कु, अकु है, इनको मैं अलग अलग लिखूंगा। विश्लेषण की दृष्टि से और याद करने की दृष्टि से आसान रहेगा, लेकिन आपको एक साथ बोलना है, उच्चारण एक साथ करना है। आपको करना है अकु है विसर्जनीयानाम कंठ। देखिए, यहाँ आया अ और यहाँ कु, क के नीचे उ है, उ का मतलब वर्ग वह होता है, तो क वर्ग और है। तो देखिए आप कि अ और आ दोनों ही आएंगे क्योंकि उच्चारण स्थान दोनों का समान है। इसी प्रकार से कु का देखिए क वर्ग, कु का मतलब हुआ क वर्ग, और है का मैं यहाँ पर है लिख देता हूँ। और यहाँ एक शब्द है विसर्जनीय यानी विसर्ग, विसर्ग जो ये दो आप बिंदी लगाते हैं, ये विसर्ग। इनका उच्चारण स्थान कंठ है, आपको याद रखना है कंठ। जब हम अ आ और क वर्ग का और है और विसर्ग का उच्चारण करेंगे तो उच्चारण होगा कंठ से होगा। तो अकु विसर्जनीयानाम कंठ आपको याद रखना है। यहाँ क वर्ग में देखिए क, ख, ग, घ और अंग, ये सभी आ गए, ये पूरे के पूरे क वर्ग में आ गए। तो अ आ क वर्ग है और विसर्ग, इनका उच्चारण स्थान कहाँ से होगा? कंठ से होगा। तो अक्कु है विसर्जनीयानाम कंठ है। अब अपन आगे 2 नंबर बात करते हैं। देखिए, इच्छु यशानाम, इच्छु यशानाम तालु, इच्छु यशानाम तालु। आपको देखो मैं अलग अलग कर रहा हूँ दोनों को। इच्छु यशानाम तालु, देखिए यहाँ पर ई आया, ई छोटा बड़ा दोनों ही, यानी ह्रस्व और दीर्घ। और यहाँ देखिए चू, चू का मतलब च वर्ग, चू का मतलब च वर्ग। और आगे देखिए यहाँ पर क्या, चू के बाद में ये और आगे देखिए स, ये स। ई चू का मतलब च वर्ग, ये का मतलब ये और स का मतलब स। इच्छु यशानाम तालु, जब हम इनका उच्चारण करेंगे तो तालु से करेंगे, अर्थात जो जीभ है, जीवा है, वो तालु के स्पर्श करेगी। पहले कंठ से उच्चारण था, अब जीवा तालु का स्पर्श करेगी। तो इच्छु, इच्छु एक साथ बोलना है आपको, इच्छु यशानाम तालु।
ई चू का मतलब च वर्ग, च वर्ग में देखिए सभी आ गए, च, छ, ज, झ, ये ई ये पूरे च वर्ग, ये और श, इनका उच्चारण स्थान तालु से होगा। जीभ है वो तालु के स्पर्श करेगी। अपन आगे बात करते हैं तीसरे सूत्र की। देखिए आप, तो आपको ये पेज में लिख लेना है, पन्ने में लिख के, किसी पन्ने पे लिखे और घूमते फिरते टहलते हुए आपको याद करना है, ताकि ये सूत्र याद हो जाएगा तो फिर आराम से आपको परीक्षा में आसानी रहेगी हल करने में। तीसरे सूत्र की अपन बात करते हैं। देखिए, री टू रसाणाम मूर्धा, ऋतु रसाणाम मूर्धा, ऋतु रसाणाम मूर्धा। देखिए यहाँ पर मैंने विश्लेषण की दृष्टि से और याद करने की दृष्टि से अलग अलग लिखे हैं। देखिए आपको एक साथ याद करना है। ऋतु रसाणाम, देखिए यहाँ पर री आया है तो मैं री लिख देता हूँ। टू का मतलब ट वर्ग, और फिर देखिए र, ये ये र, उसके बाद देखिए स, अपन षटकोण वाला बोलते हैं जिसका उच्चारण स्थान मूर्धन्य है, ये स, इनका अपन उच्चारण करते हैं तो ये मूर्धा से होता है। तालु से नीचे और दांतों से जो ऊपर उभरा हुआ भाग है वो मूर्धन्य है। तो ऋतु रसाणाम मूर्धा, यहाँ ट वर्ग में देखिए ट, ठ, ड, ढ और ण, इनका उच्चारण स्थान क्या होगा? मूर्धा होगा। आगे बात करते हैं चौथे सूत्र की। देखिए, लरी तुलसा नाम दंता, लरी तुलसा नाम दंता, लरी तुलसा नाम दंता। देखिए इनका उच्चारण स्थान कैसे होगा ये अपन बात करते हैं। यहाँ पर आया लरी, ये लरी, ये लरी स्वर हिंदी में नहीं है, संस्कृत में है। तू का मतलब त वर्ग, त वर्ग में त, थ, द, सभी। और यहाँ देखिए ल, ये ल, और उसके बाद देखिए स, लरी त वर्ग, त वर्ग में त है, थ है, द है, ध है और ये न, इन सभी का उच्चारण स्थान साथ में देखिए ल और श का उच्चारण स्थान। लरी तुलसा नाम दंता, ये दंत्य वर्ण है, दंता, दंत्य वर्ण है। और जब हम उच्चारण करते हैं ये लरी का, तैवरे का, ल, श का, तो जीभ का जो भाग है वो दांतों के पीछे छूता है, तो इस कारण से ये दंत्य है। देखो दोस्तों, ये सवाल कई बार पूछा जा चुका है कि ल का उच्चारण स्थान क्या है, आपको याद रखना है ल। तो लरी तुलसा नाम दंता, आपको घूमते घूमते फिरते इस प्रकार से याद करना है, ताकि ये सूत्र याद हो गए तो फिर बहुत आसान हो जाएगा। इसके बाद में अपन बात करेंगे प वर्ग की। देखिए, उप उपदयमानिया नाम ओष्ठा की बात करेंगे। पांचवा देखिए, उ, उप, 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 ध, मानिया नाम, उप, उप, ध, मानिया नाम ओष्ठो, उप, उप, ध, मानिया नाम ओष्ठो। देखिए आप यहाँ देखिए ऊ आया है तो ऊ दोनों ही आएंगे, छोटा बड़ा दोनों ही, ऊ और ऊ में दोनों ही आ गए, समान उच्चारण स्थान। और पू का मतलब देखिए प वर्ग, प वर्ग। और फिर उपदयमान्य नाम, उपदयमान्य अभी अपन बात करते हैं यहाँ पर, मतलब इस प्रकार से सिंबल का बना होता है ये उपदयमान्य नाम। और ऊ और प वर्ग, उपदयमान्य नाम ओष्ठो, इनका उच्चारण स्थान होठू से होता है। अपन उच्चारण करके देखिए आप, इनका जो उच्चारण स्थान है होठू से होगा। प फ से बोलते हैं तो होठ हिलते हैं। तो ऊ और प वर्ग में सभी आ गए, प, फ, ब, भ, म, इन सभी का उच्चारण स्थान होठू से होता है। तो ये क्या है? ओष्ठ है। अब अपन 6 नंबर बात करते हैं। देखिए, य, म, अंग, ण, ना नाम,
ये मैं अंगण ना नाम नासिका। नासिका का मतलब होता है नाक, यानी जब हम उच्चारण करते हैं तो जो हवा है वो नाक से निकलती है या नाक से उच्चारण होता है। तो देखिए ये कौन कौन से हैं, ये यहाँ देखिए मैं, यहाँ देखिए अंग, ये ण और ये न। यानी जो वर्गीय की बात की थी अपन ने, उनका पंचम अक्षर, जैसे देखिए ये कव्र का ये रहा, चैवर का ये रहा, टैवर का ये रहा, ऐसे ही अपन बात करेंगे तैवर का, पैवर का। जो पंचम अक्षर है इनका उच्चारण स्थान नासिका यानी नाक से होता है। जैसे इनका बोलेंगे ये म अंग ण न, उच्चारण करके देखिए आप, उच्चारण किससे होगा, नाक से होगा। तो ये म अंग ण ना नाम नासिका। और ये आपको ध्यान रखना है, इनका उच्चारण स्थान वर्ग अपने मूल वर्ग से भी होता है और उसके साथ साथ में नासिका से भी होता है। आगे अपन बात करते हैं जो ये अंगमाणा नाम नासिका, ये आप थोड़ा 2-3 बार ऐसे बोलेंगे तो याद है हो जाएगा। अगला देखिए आप, ए दई तो कंठ तालु, कंठ तालु, ए दई तो कंठ तालु। ये अपन 7 नंबर बात करें। यहाँ देखिए अब ए, ये रहा ए, ये ए, और यहाँ देख ये 2 मात्राएं किसकी है, ऐ। तो ऐ कैसे लिखते हैं अपन, ये ऐ, ए और ऐ, ये ऊपर 2 मात्राएं दिख रही है आपको, ऐ की मात्रा है। ए और ऐ इनका उच्चारण स्थान कंठ तालु दोनों से है। तो कंठ तालव है, ये दोनों ही कंठ तालव है, ए ऐ कंठ तालव है। दूसरे अपन बात करते हैं कंठोष्टम की। 8 नंबर देखिए, ओ दौ तो कंठोष्ठम, ओदौ तो कंठोष्ठम। देखिए ओदौ तो कंठोष्ठम, यहाँ देखिए ये आया ओ, और यहाँ देखिए ये 2 मात्राएं हैं और साथ में ये खड़ी पाई, ये किसकी चिन्ह है, औ का मात्रा है। तो ओ औ इनका उच्चारण स्थान कंठोष्ठम। कंठ और ओष्ठ दोनों से ही है, कंठ और होठ दोनों से ही है। तो ओदो तो कंठोष्ठम, एदे तो कंठ तालु, ओदो तो कंठोष्ठम। और अब अपन आगे जो 9वां सूत्र उसकी बात करते हैं, वकार से दंतोष्टम। 9वां सूत्र दीजिए, वकार से दंतोष्टम, वकार से दंतोष्टम। देखिए आप, वकार से का मतलब वह का उच्चारण स्थान, जो वह का उच्चारण स्थान दांत और होठ दोनों का संयोग से होता है, दांत से भी और ओष्ठ से भी। तो वह का उच्चारण स्थान आपको याद रखना है दंतोष्ठ, दांत और ओष्ठ, दंतोष्ठ याद रखना है, ठीक है। इसी प्रकार से अपन बात करते हैं आगे 10वें सूत्र की, नासिका अनुस्वार से, नासिका अनुस्वार से, अनुस्वार से। जो अनुस्वार है उसका उच्चारण स्थान भी नासिका से माना गया। देखो अनुस्वार किसको कहते हैं, अपन कहीं एक बिंदी लगाते हैं ऊपर, जैसे कंठ लिखते हैं और ऊपर एक ये ऊपर बिंदी लगाई है अपन ने, तो इसको बोलते हैं अनुस्वार। तो अनुस्वार का भी जब अपन उच्चारण करते हैं तो नासिका यानी नाक से होता है। तो अपन ने अभी जो अध्ययन किया है वो उच्चारण स्थान के आधार पर वर्णों का वर्गीकरण किया है। तो दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही, तब तक के लिए अनुमति दीजिए। जय।